हेलो बच्चों, एज यूजुअल आपको लास्ट मिनट पैनिक से बचाने के लिए दुबे सर इज बैक. आई नो मैनी ऑफ यू हैव स्टिल हैव बीन स्ट्रगलिंग विद योर केमिस्ट्री रिविजन. आई नो बहुत सारे बच्चे अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं अपने मन से ही, जबकि मैं अपने हर एक लेक्चर में पहले भी बोल चुका हूँ. सारी प्लेलिस्ट है, सारे लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग इज़ गिवन, PDF इज़ गिवन. स्टिल स्टूडेंट्स आर लाइक, हम सर टारगेट में से पढ़ लेते हैं, नवनीत में से पढ़ लेते हैं, चेतना में से पढ़ लेते हैं, मार्वल में से पढ़ लेते हैं, जबकि आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मार्किंग करके दी हुई है. चलो ठीक है, जितना आपसे गलती हुई जाने दो. अभी भी आप जब क्वेश्चन बैंक, आपको मैं बोलता हूँ, तो आप क्वेश्चन बैंक लेके 8-8 घंटे बच्चे मैं देखता हूँ बैठते हैं, और 8 घंटे के बाद में पूछा कि कितना पढ़ा सर, चैप्टर हो गया, सवाल पूछा सर ये वाला नहीं आ रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा है, रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें. तो इसीलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का, कि एक एक कन्वर्जन को तो मैं आपको लिख के बताऊंगा, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मैंने मार्किंग दी है टेक्स्ट बुक में, कितने लाइंस, कितने पॉइंट्स आपको याद करने हैं. खुद पे और मेरे पे प्लीज़ मेहरबानी करो बच्चों, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो और वैसे ही पढ़ो. पूरे मार्क्स आएंगे, सारा का सारा पेपर इसमें से ही आएगा, ये पक्की बात है. प्लीज समझो इस बात को, ठीक है. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. हैलोजन डेरिवेटिव्स, आपके पूरे क्वेश्चन बैंक मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ. सबसे पहला देखो, इस कंपाउंड का आपको क्या पूछा है, IUPAC नेम पूछा हुआ है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली बिगिन. आपको ये कंपाउंड उन्होंने बना के दिया है. देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है. सॉरी, yes, okay, so you have structure that looks like this. Of course it is a benzene ring attached to one carbon atom that is attached to bromine. बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये एक ही कार्बन है, मैं आपको बॉन्ड लाइन में बता चुका हूँ, है ना. सीधा ब्रोमीन है, इस साइड पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो ऑब्वियसली एक कार्बन है, मतलब कि मीथेन इसका पेरेंट हो गया, है ना. और उसी पे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही कार्बन है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो पहले ब्रोमो लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो है, और फिनाइल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे फिनाइल है. ये रहा ब्रोमो, ये रहा फिनाइल, तो ब्रोमो फिनाइल मीथेन. सिंपल, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, ब्रोमो फिनाइल मीथेन. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 211 पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है. आपको पढ़ना ऐसे है, क्वेश्चन बैंक दिया है मैंने आपको, इनफैक्ट PDF में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन डाल के दिए. ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 211 पे आंसर है, लेना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आंसर लिखना है. आप क्या करते हो, रट्टा मार रहे हो, बैठे हो, कुछ और क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो यहाँ वहाँ से, कोई नवनीत की बुक, कोई मार्वल की बुक. अरे सब अच्छी बुक है, लेकिन उसमें से पढ़ के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक दिया है. समझो आप जरा बात को. और जो आप 2 साल से पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में, जैसा मैं आपको एक एक लाइन मार्क करके दे रहा हूँ, अब लास्ट मिनट पे आप अगर लैंग्वेज चेंज करोगे या फॉर्मेट चेंज करोगे तो आपको याद नहीं होगा. कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच रहे कि सर अभी तक हमारा केमिस्ट्री पढ़ के नहीं हुआ है, अब होगा क्या, अभी भी होगा, बहुत दिन है, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा. बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना, हिम्मत नहीं आती. सारे के सारे चैप्टर आपके 1 दिन या 2 दिन के अंदर रिवाइज हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी. चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डोंट थिंक टू मच अबाउट द अमाउंट ऑफ स्टडी दैट यू हैव टू डू. जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, फोकस करके फटाफट कंप्लीट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भाई राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सीधा सीधा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका HBr है, एरो पे पेरोक्साइड नहीं है, मतलब कि मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ. ऑब्वियसली क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. और मार्कोनिकॉफ रटा रटा के आपको पढ़ाया हुआ है 11th में भी, 12th में भी. तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मैंने कैसे सिखाया मार्कोनिकॉफ रूल याद करना, कि जब पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपका जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, इसमें H प्लस हो जाएगा और Br माइनस हो जाएगा. नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू विच कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. नेगेटिव मतलब कम ना, जो नेगेटिव चीज कम होती है ना, तो मार्कोनिकॉफ में ऐसे याद करने बोला है मैंने. तो यहाँ पर मुझे बताओ, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो ऐसा है बच्चों, है ना.
आपको CH3 ग्रुप लगा के दिया हुआ है और ये साइक्लोहेक्सीन है ना। तो जब आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो किस कार्बन के ऊपर आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH2 है टेक्निकली, राइट? क्योंकि अगर इस कार्बन की मैं वैलेंसी देखूं तो 1 2 3 ऐसे गई तो एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 और 2 तो 2 हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई? बस इतना समझ में आ गया तो बाकी तो आंसर बहुत ही ईजी है कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और HBr ज्वाइन होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो किसको मिलेगा? लेस हाइड्रोजन वाले को, यानी कि इसी पे CH3 भी है और इसी कार्बन पे ब्रोमीन भी लगेगा, और ओरिजिनली जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो बन जाएगा CH2। क्वाइट सिंपल, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी लिखना है तो दैट इज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि अच्छा ये CH2 हो गया है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, बस ये एकदम सिंपल, ब्रोमोमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, ब्रोमोमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ गए बात को, है ना। ब्रोमो 1 आप लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं है, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे, तो अंडरस्टूड है। साइक्लोहेक्सेन इज योर पेरेंट कंपाउंड, क्वाइट सिंपल। चलो मूविंग ऑन। देन यू हैव करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये दिया हुआ है ना, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म। ये भी आपके टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट क्वेश्चंस में से ही है, ठीक है। इट इज सो सैड टू से कि देयर आर स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू राइट क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म, है ना। फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं आता तो अभी आप कॉन्सेप्ट सीखने मत बैठो, जितना मैं आंसर लिख रहा हूँ लिखो, लिख के 2 बार 3 बार लिखो, 5 मिनट लगेगा, रट लो, सिंपल, ठीक है। मैं जनरली आपको हमेशा बोलता हूँ रट्टा नहीं मारना है, बट लर्न कर लो, बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है ना। ब्रोमोमीथेन CH3Br, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, डाइब्रोमोमीथेन CH2Br, है ना, और ब्रोमोफॉर्म CHBr3। अब आपको बोल रहा है कि भाई इसमें आप क्या करो, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट लगाओ। तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अगर मैं अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसके हिसाब से होता है। एक तो पहली बात कि जिसमें ज़्यादा ब्रोमीन होगा, या मतलब जो आपका ऑर्डर है उसके हिसाब से, बड़े साइज के हिसाब से ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये एक तरीका होता है, ओके। दूसरा आपका क्या होता है कि नंबर के हिसाब से, दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर के हिसाब से, जो जैसे 3, अगर 3 ब्रोमीन है और 2 ब्रोमीन है तो किसका ज़्यादा होगा भाई, 3 ब्रोमीन वाले का ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस, है ना। वैसे तो एक तो हैलोजेंस के ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए और दूसरा नंबर के हिसाब से होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर आपको 3 ब्रोमीन, फिर 2 ब्रोमीन, फिर 1 ब्रोमीन, फिर 3 क्लोरीन, इस तरह से, है ना। नहीं, पहले आपको नंबर भी देखना है और ये भी देखना है, क्या बोलते हैं, आपको हैलोजन भी देखना है ना। तो आपका ऑर्डर हो जाता है, इन दिस केस आंसर जो है वो इस तरह का हो जाता है आपका, पहले ब्रोमोफॉर्म CHBr3 ऑब्वियसली, फिर CH2Br2 दैट इज डाइब्रोमोमीथेन, फिर CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, और फिर CH3Br यानी कि ब्रोमोमीथेन। फॉर दोज ऑफ यू हु आर क्यूरियस, आपको दिखा देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला आपको देखो 10.2 सीधा सीधा ये प्रॉब्लम उठा के आपके 1 मार्क के लिए दे दिया, और मैंने आपको आंसर भी सामने सामने लिख के दिया। अब अगर आप इतना भी बेसिक फॉलो नहीं कर रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, मैं आपको आंसर वैसे तो दे रहा हूँ और टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके पीछे आप 1-1 घंटा बर्बाद करते हो, क्यों भाई? क्वेश्चन लिया, आंसर लर्न किया, बात खत्म। आपको एक चैप्टर को पूरे सारे क्वेश्चन आंसर, किसी एवरेज स्टूडेंट को भी या बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, एटलीस्ट 10 days नाउ बिफोर द एग्जाम,
राइट? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. आई होप समझ में आ रहा है. हाँ, झक मार के पढ़ाई नहीं करनी है, इंटेलिजेंटली पढ़ाई करनी है और यूटिलाइजेशन करना है टाइम का. चलो अगला क्वेश्चन देखें. राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, एक आपको ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, बोल दिया कि ढूंढ लो. क्वेश्चन एक मिनट मेरे को देखने दो, कहाँ गया भैया. सो यहाँ पर अगेन मैंने आपको जो PDF है उसमें क्लियरली ये लाइन प्रॉपरली मार्क करके दी है, पेज नंबर 214 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे. आपको वो भी दिखा दूंगा, जहाँ पर अल्कोहल को आप कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में NaBr के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या मिलेगा. तो यहाँ पर देखो, मैं आपके लिए सिंपल लिख देता हूँ, ज़्यादा अभी भाषण देने का टाइम नहीं है. एक्सप्लेनेशन के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना के दी है, घंटों घंटों के वीडियोस हैं, वो देख लेना अगर क्यूरियोसिटी हो तो. ठीक है, क्या है यहाँ पर, सिंपल C2H5OH है आपके पास. तो आपको पता है कि ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला पार्ट है. OH माइनस होता है और C2H5 जो है वो प्लस होता है. तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसको NaBr के साथ रिएक्ट करना है. तो OH माइनस जाएगा और Br माइनस आएगा. तो C2H5Br, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ए. ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए. काफी सिंपल. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 मार्क का क्वेश्चन है. अब ये C2H5Br आपने लिया और उसको आपने रिएक्ट किया NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. अब आपको अच्छी तरह पता है कि दिस इज नथिंग बट फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन. ये मैंने आपको हैलोजन एक्सचेंज में सिखाया है. कौन सा है ये, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में सिखाया हमने. तो ये क्या बनेगा, C2H5I बनेगा. सो दिस इज योर प्रोडक्ट बी. खत्म, सिंपल. एग्जाम में इतना ही लिख के आपको दिखाना है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. अगेन आपको अगर चाहिए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि टेक्स्ट बुक में मैंने ये कहाँ मार्क करके दिया है. देख सकते हो आप, RBr या RCl प्लस NaI इन एसीटोन. ये रहा आपका फिंकेल्स्टाइन, रहा आपका फर्स्ट पार्ट. देखो क्या बोला मैंने, कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब NaBr प्लस H2SO4 विल गिव यू हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दैट इज HBr इज जनरेटेड इन C2. सीधा सीधा आपको दिख रहा है ROH प्लस HBr, दैट इज NaBr प्लस H2SO4. इस प्रेजेंस में आपको हीट करना है, क्या मिलता है, RBr. और उस RBr का आप क्या करोगे, RI बना दोगे. सिंपल. तो यही करके यहाँ पे दिया. ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेटली लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको HBr, दैट इज द HBr जनरेटेड इन C2, और H2SO4 और NaBr आपको जैसे एरो पे दिया है वैसे आप लिख लो. सिंपल. चलो अगला देखिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ, क्या दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर देन p-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. गिव रीजन. 1 मार्क का आंसर है, भूलना मत, ज्यादा लंबा चौड़ा रीजन नहीं लिखना है. ठीक है, तो पहले तो ये बनाना सीख लो भाई. 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन था, इस पे 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है और 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है. और दूसरा जो है वो p नाइट्रो बोल रहा है, मतलब कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. तो क्लोरो है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है ना. वो बोल रहा है दिस वन इज फास्टर, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो फास्टर है. ऐसा क्यों है, तो भाई सीधी बात है, डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 1 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि 2 नाइट्रो ग्रुप होने से फास्टर हो रहा है. अब सवाल ये कि आपको वो रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों है. तो भाई नाइट्रो ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. ये आपको लिखना है, राइट. NO2 इज विदड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, इट improves the reactivity towards nucleophilic substitution. Simple as that. अगर आप बेंजीन रिंग में अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. बस इसके अलावा आपको कोई उसमें लंबी चौड़ी सी ना गीता कुरान कुछ लिखनी नहीं है. वहां पे आपको बस ये 2 लाइन लिखनी है, बात खत्म. NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है और वो रिएक्टिविटी बढ़ाता है. सिंपल बात. चलो अगला सवाल, नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट
एल्काइल हैलाइड इनटू एस्टर। तो बहुत सिंपल है यार, एल्काइल हैलाइड इनटू एस्टर। अगेन कुछ बच्चों को यहाँ पे क्या टेंशन आता है, सर हमको एस्टर ही याद नहीं। तो भाई बेसिक है ना, फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता होना चाहिए। RX2 एस्टर, RCOO R' है ना, RX to RCOR', एल्काइल हैलाइड टू एस्टर। मैंने आपको पूरा एक अच्छा सा बढ़िया सा टेबल लिख के दिया हुआ है, देखो बताता हूँ डायरेक्ट, मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया हुआ है। देखो कि आपको एल्काइल हैलाइड से नाइट्रोएल्केन बनाना है तो क्या यूज होगा, एल्काइल हैलाइड से देखो ये बनाना है एस्टर, एस्टर बनाना है, क्या यूज होगा, AgOCOR। मतलब इससे इजी तरीके से कोई टीचर ने नहीं लिख के दिया होगा यार। मैंने 10 के 10 रिएक्शन आपको एक टेबल में लिख के दिए, विद नेम रिएक्शंस आल्सो रिटन, है ना। और आपको कहा है कि भाई आप इसमें से सीधा सीधा कर लो। आपको याद क्या करना है, आपको याद पहले ये सीखोगे, आपको इसमें से लर्न क्या करना है, आपको ये लर्न करना है ना कि एल्काइल हैलाइड को एस्टर बनाने के लिए ये रिएजेंट है। क्या है रिएजेंट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा आपको याद करना है। समझ गए। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ आपके लिए, इतना तो भाई एकदम सिंपल कर दिया इसको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझो ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट था। अगर आपको याद कर लेना या इजी कर लेना एग्जांपल, तो मैं एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लेता हूँ ना, एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, तो इसका नाम क्या होगा, सिल्वर एसीटेट, है ना, सिल्वर एसीटेट। अगर जनरल लिखता तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट, है ना, जनरल सिल्वर कार्बोक्सिलेट। समझ गए, एकदम इजी। क्या बनेगा, देखो एकदम आसान कर दे, ये देखो ये बन गया, AgBr निकल गया। क्या बचा, जो बचा है उसको एज इट इज जोड़ के लिख दो, इतना क्या टेंशन लेते हो। CH3 बचा था यहाँ पे, फिर सीधा वहां से ऑक्सीजन आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर आ गया CH3, बात ही खत्म हो गई। क्या बन गया, ये बन गया मीथाइल एसीटेट। क्या बन गया, मीथाइल एसीटेट। हो गया ना कन्वर्ट एस्टर में, खत्म, मीथाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड का सॉल्ट था तो एसीटेट, और मीथाइल ग्रुप लगा दिया आपने तो ये रहा मीथाइल ग्रुप, तो मीथाइल एसीटेट। सिंपल। अगला सवाल देखें, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसमें से कौन सा वाला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आसानी से करेगा, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है आपका, वो कौन सा मैकेनिज्म सिखाया है बच्चों मैंने आपको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, वो E1 या E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म है ना। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, रिमूवल ऑफ HX करो, किसी चीज का रिमूवल कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकाल रहे हो ना, नाम से पता चल रहा है, मंद बुद्धि तो हो नहीं यार। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, E1 या E2 हो सकता है, ठीक है ना। खास करके इसमें ज्यादा करके क्या फॉलो होता है, E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। और E1 मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बताओ, अगर E1 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं तो प्रेफरेंस किसके लिए होगा, टर्शियरी के लिए होगा। जैसे SN1 और SN2 में भी सिखाया मैंने आपको, SN1 टर्शियरी के लिए प्रेफरेबल है, तो SN2 प्राइमरी के लिए प्रेफर है। मैंने उल्टा सिखाया था, 2 के लिए 1 याद रखना, 1 के लिए 3 याद रखना, है ना, 2 का 1 ऐसे याद रखना मैंने बोला था। तो इसका ये मतलब है कि सेम हम लोग लॉजिक किसके लिए लगाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए भी लगाएंगे। आपका यहाँ पर E1 मैकेनिज्म है, तो देयरफॉर टर्शियरी इज प्रेफर्ड। तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मतलब कि ये वाला देखो ये 3 डिग्री है, कैसा है, ये 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री, यानी प्राइमरी। तो क्या होगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2 और 1, एकदम सिंपल, राइट। करेक्ट ऑर्डर है 3, 2 एंड 1। ओके, अगला, एक्सप्लेन अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये थियरी क्वेश्चन है, डोंट, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन एंड आई विल टेल यू वेयर इन द टेक्स्ट बुक आई हैव मार्क्ड। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक या सामने, अभी टेक्स्ट बुक बाहर में गए छोड़ो, सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना, पॉज करो, लर्न करो, 2-3 लाइन 4 लाइन जो भी आंसर है, आगे बढ़ो। ऐसे करके 1 घंटे में तुम्हारा पूरा लर्निंग भी करवा दूंगा मैं, अभी का अभी तुम्हारा लर्न करके खत्म हो जाएगा चैप्टर। सीधा सीधा मैंने लिख के मार्क करके दिया हुआ है, क्या है, अराइल हैलाइड शो लो रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है। पहला रेजोनेंस इफेक्ट एंड सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाउ डू एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 1, रेजोनेंस इफेक्ट आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो, लोन पेयर ऑफ 1 हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना,
lone pair of one halogen is in conjugation with pi electrons. You don't even need to draw all the resonance structures. Just write क्या double bond character of carbon chlorine bond. क्या होता है double bond character of carbon chlorine bond. Therefore carbon chlorine bond is stronger and shorter. That is CCl bond length is small. छोटा bond length मतलब ज़्यादा bond strength as compared to alkyl chloride. तो therefore ये break नहीं होगा. सीधी बात है. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात क्या है कि अगर प्रेजेंस ऑफ सर्टन ग्रुप्स हमने डाल दिए, जैसे कि विड्रॉइंग ग्रुप मैंने बताया, तो आपके एक्टिवेशन ऑफ एराइल हैलाइड हो जाते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा. सिंपल. ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं बच्चों, सामने सामने आपको दिख रहा है, तो इसको आप सीधा सीधा लर्न करके आंसर को लिख सकते हो. ये हो गया आपका आंसर ऑफ व्हाई दे आर less reactive towards nucleophilic substitution. Then explain reaction of haloarenes with sodium metal. तो reaction with sodium metal सुनते ही आपको बहुत सारे ऐसे टिपिकल चीज़ें याद दिलाई हैं, जिनमें से एक था ये कि आप किसी भी चीज़ का सोडियम मेटल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में वर्ड्स रिएक्शन आना चाहिए. क्या आना चाहिए? वर्ड्स रिएक्शन, है ना. सोडियम मेटल. अच्छा, ये वर्ड्स रिएक्शन किसके लिए था? ये एल्काइल हैलाइड के था. किसके लिए था? एल्काइल हैलाइड. ठीक है, RX किसके लिए था? RX यानी कि एल्काइल हैलाइड के लिए था. ओके, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर. और वही उसका सेम सिमिलर हम लोग जब एरोमेटिक के लिए लिखते थे, मैंने क्या बताया था आपको? फिटिग रिएक्शन. क्या बताया था? फिटिग रिएक्शन. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? हेलो एरीन बोल रहा है, हेलो एल्केन बोल रहा है? हेलो एरीन. तो ऑब्वियसली ये किसके लिए है? हेलो एरीन के लिए. तो हम लोग कौन सा वाला लिखने वाले हैं? हम लोग फिटिग रिएक्शन लिखने वाले हैं, यानी कि फिटिग रिएक्शन ARX प्लस Na. बस ARX प्लस Na इज कॉल्ड फिटिग. तो पहले तो आपको नाम लिखना है, दैट इज फिटिग रिएक्शन. अगर यही सेम वो बोलता हेलो एल्केन्स विद सोडियम, तो आप ये वाला लिखते. बात समझ आ गई? मैंने दोनों आपको बता दिए. आपको कौन सा वाला लिखना है? ये वाला लिखना है. ठीक है ना. अच्छा, अब इसका रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो समझो आपके पास है एक बेंजीन रिंग जिसके ऊपर लगा हुआ है ब्रोमीन. क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, है ना. X कुछ भी हो सकता है. सेम वही बेंजीन रिंग मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ और सेम ब्रोमीन वहाँ पे भी लगा देता हूँ. मतलब कि आपने ब्रोमो बेंजीन के क्या ले लिए? 2 मोल. और इसमें आपने 2 मोल क्या डाल दिया? सोडियम. ऑब्वियसली रिएक्शन किस में होगा? ड्राई ईथर में होगा, क्योंकि सोडियम का सारा रिएक्शन आप किस में करते हो? ड्राई ईथर में करते हो. तो क्या होगा बताओ? 2 NaBr निकल गए सीधा. 2 NaBr आपके बाहर आ गए. तो क्या बनेगा? है ना. ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है वैसे मैंने क्लास में, है ना. इसको मैंने मजाक में चश्मा रिएक्शन भी बोला था, अगर आपको याद हो. मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे क्या बनता है आपका? चश्मा, है ना. यानी कि बाइफिनाइल बन जाता है. क्या बन जाता है बच्चों? बाइफिनाइल बन जाता है. जस्ट फॉर फन अगर यहाँ पर एक CH3 लगाया होता, जस्ट फॉर फन अगर यहाँ पर एक CH3 लगाया तो क्या ही फर्क पड़ जाता? वो CH3 यहाँ भी लगा रहता, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता था. क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं. ठीक है ना. तो इसीलिए तो अपना सबसे सिंपल और मेन रिएक्शन बन जाता है बाइफिनाइल बनाने का रिएक्शन, दैट इज फिटिग रिएक्शन, है ना. हेलो एरीन्स. अगर यही वो बोलता हेलो एल्केन्स तो आप बोलते वर्ड्स, और अगर वो बोलता कॉम्बिनेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन तो आप बोलते वर्ड्स फिटिग. ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ठीक है. तो वो भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि समझो आपने टोलुइन ले लिया. क्या ले लिया आपने? टोलुइन. ठीक है, ये रहा टोलुइन, और टोलुइन में आपका क्लोरीन लगा हुआ है. सेम वे 2 सोडियम है, सेम यहाँ पर क्लोरीन. जो ये मॉलिक्यूल था इसको मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ. आई होप इतना तो आप लोग समझ पा रहे हो. क्या हुआ? यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या निकल गए? 2 NaCl निकल गया. बराबर है. क्या बना? ये ड्राई ईथर में होगा. क्या बनेगा? मेरा चश्मा, यानी कि बाइफिनाइल तो है ही, और साथ में क्या लगा होगा? सोडियम. है ना. इस तरह से ये सॉरी सोडियम क्या, मिथाइल. क्या लगा होगा? मिथाइल, है ना. सिर्फ इस तरीके से कर दिया. अगर सपोज जस्ट फॉर
अगेन जस्ट फॉर फन, अगर मैं ये साइड पे इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग मैं ऐसे लगा देता, तो क्या बनता, जो NaCl निकल गया, तो जो चीजें दिख रही है वो जोड़ दो ना, खत्म करो, बस भाड़ में गया बाकी सब। सपोज यहाँ पे ये नहीं था, ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे सिर्फ बेंजीन, वो क्लोरोबेंजीन था, और यहाँ पर था आपके पास क्लोरोमीथेन, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका टोलुइन। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, टोलुइन। क्या किया मैंने, दोनों को जोड़ दिया। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वर्ड्स और फिटिक। क्यों, क्योंकि इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों आ गए, तो वर्ड्स फिटिक बोलूंगा। चलो अगला, गिव रीजन इवन दो अल्काइल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है भाई, कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी विल डिपेंड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होता है, आप लोगों को मैंने सिखाया है, जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। क्या अल्काइल हैलाइड्स में मैं बोल सकता हूँ कि CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड इज पोलर, बरोबर है, CX बॉन्ड इज पोलर, ये बरोबर है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि कार्बन X से जुड़ा है ना, हाइड्रोजन तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, अंधे तो हो नहीं, दिख रहा है आपको भाई कार्बन X से जुड़ा है, कहीं हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है इसमें, ठीक है। अगर ये CH3 है तो भी H किस से जुड़ा है, कार्बन से, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो जुड़ा नहीं है, तो देयरफॉर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर पुअर सॉल्युबिलिटी, देयरफॉर पुअर सॉल्युबिलिटी, सिंपल आंसर। क्या ये बात समझ में आई, ओके। एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutane, this I can tell you one of the most expected questions in your exam। मेरे से आप ये बात लिख के ले लो, इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये आ सकता है, ये आएगा, बहुत हाई चांसेस। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutane, ठीक है। 2-chlorobutane कैसा दिखता है बच्चों, CH3 CH, क्लोरो लगा दिया, CH2 CH3, 4 कार्बन का चेन बनाया ब्यूटेन, सेकंड नंबर पे लगा दिया क्लोरीन, नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, ठीक है। गेट ऑन द डांस फ्लोर नहीं, पढ़ाई करो गधो, हाँ ओके। सो अभी इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी, तो सबसे पहले क्या कि भाई 2-chlorobutane में जो सेकंड नंबर वाला ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 ऑफ 2-chlorobutane मॉलिक्यूल कैसा है, इज काइरल कार्बन। क्या है, काइरल कार्बन। काइरल कार्बन मतलब असिमेट्रिक कार्बन, तो इसको हम लोग कैसे बताते हैं, स्टार मार्क से बताते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास एक क्लोरीन, एक मीथाइल, एक इथाइल और एक हाइड्रोजन, ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, 4 अलग अलग ग्रुप लगे मतलब काइरल कार्बन है। और जिसमें काइरल कार्बन होता है उसमें क्या होता है, देयरफॉर इट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। जिसमें काइरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल, ऐसा लिखो, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा लिखो, चलो ठीक है ना, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को वो रोटेट करेगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है। फॉर्म्स, अगर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इट विल फॉर्म 2 आइसोमर्स। कौन से, 2 इनैंशियोमर्स। कौन से 2 इनैंशियोमर्स, कौन से 2 इनैंशियोमर्स, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म, डेक्स्ट्रो को D बोलते हैं, लीवो को L बोलते हैं। क्या करेंगे, एक में आप CH3 CH C2H5 Cl ऐसा बनाएंगे, और एक उसकी आप मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे बच्चों, जहां पर आप C2H5 CClH और CH3 बनाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो अगर मैं समझो इसको मैं
डेक्स्ट्रो बोल रहा हूँ तो इसको मैं लीवो बोल दूंगा, ठीक है ना, इसको डेक्स्ट्रो इसको लीवो। या अगर मैं इसको डेक्स्ट्रो बोल रहा हूँ तो मैं इसको डेक्स्ट्रो बोल रहा हूँ तो मैं इसको लीवो बोल दूंगा। बस इसका बस इतना मतलब है कि मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। टू इनएंशियोमर्स मतलब कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज इनको नहीं कर सकते, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सिंपल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2, ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है, इसके पहले वाला और ये वाला, मैं मेरा सिक्स सेंस ये बोलता है कि ये ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन है, किसी ना किसी फॉर्म में आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा, ये पक्की बात है। इसको पढ़ाते वक्त मैं बोल बोल के थक गया, आपको आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पास होना भी डिजर्व नहीं करते। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं पता उसको कुछ नहीं आता, समझ लो। ये सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब आपको अगर इस चैप्टर में से मैं बोलूँ कि गिन के 4 क्वेश्चन करके जाने तो उनमें से एक ये होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, बट मैं आपको पॉइंट ज़रूर बता दे रहा हूँ कि आपको कौन से पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप समझो ऐसे लिख रहे हो आप SN1 और SN2, वैसे मैंने थियोरी में ये पूरा लिख के दिया है, समझाया है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ये लिख के दिया हुआ है, कितने स्टेप्स, कौन सा सबस्ट्रेट, ट्रांजिशन स्टेट, किस तरह से रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट किस तरह के बनते हैं। फिर भी सारे पॉइंट्स हम कवर यहाँ पर क्विकली कर लेते हैं। ये कैसा है, SN1 लिखा है, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 का मतलब ये सेकेंड ऑर्डर है। फिर SN1 यूनिमोलिकुलर है, कैसा है, यूनिमोलिकुलर है। और ये SN2 जो है वो बायमोलिकुलर है, ठीक है। टेक्निकली दोनों बायोमोलिकुलर, बिकॉज दोनों में एक OH ग्रुप और एक हैलोजन ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, तो टेक्निकली दोनों बायोमोलिकुलर। हाँ, ऑर्डर आपका ऑब्वियसली अलग है, 1 और 2। SN1 में 2 स्टेप्स, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली याद करवाया कि 1 में 2 स्टेप्स और 2 में 1 स्टेप है। इससे इजी तरीके से तो कोई टीचर आपको याद नहीं करा रहा है भाई, तो जल्दी जल्दी कर लो, याद खत्म करो। इसमें फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन SN1 में फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और देन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब पुराना बॉन्ड पहले टूटेगा और फिर नया बॉन्ड बनेगा, स्टेप 1 में और स्टेप 2, ऐसा है ना, 2 स्टेप है ना। जबकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग कैसा होगा, साइमल्टेनियस होगा। साइमल्टेनियस मतलब मैं आपके लिए लिटरली पूरा पूरा आंसर लिख रहा हूँ, सोचो, ठीक है। अब भी आप लर्न नहीं कर रहे हो तो छी थू है आप पे, जेन्युइनली शर्म आनी चाहिए फिर आपको। अगर आप इतना करने के बाद भी इसमें से देख के भी अभी का अभी सीधा सीधा लर्न नहीं कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत रूड हो, आप बहुत ज़्यादा ही ये बोलते हो। बेटा आपको रियलिटी चेक देने वाला कोई तो चाहिए ना लाइफ में, सब लोग आपको हेल्प ही करते रहेंगे तो आप सीखोगे कब। मतलब हेल्प तो मैं भी कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा हेल्प तो कोई नहीं कर सकता, पर हाँ ये है कि इतनी भी ज़्यादा इजी मत मांगो चीज़ें। यहाँ तो सब रेडीमेड परोसा जा रहा है आपको, लर्न करो प्लीज़। ओके ओके, यहाँ पर 2 स्टेप्स है तो 2 स्टेप्स, देयरफॉर 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। कितने, 2 स्टेप है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट्स भी है। और यहाँ पर क्या है, 1 स्टेप तो ऑब्वियसली 1 ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या था, इंटरमीडिएट, जो एक ऐसा स्टेप था जो बीच में आता है जहाँ पर आधा बॉन्ड टूटा हुआ है आधा बना हुआ है, ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर डाउट है तो पूरा का पूरा जो डिटेल्ड लेक्चर है इसी चैप्टर का वो जाके एक बार देख लेना। टाइम नहीं है तो छोड़ दो, सीधा जितना करवा रहा हूँ उतना समझो। देन यू हैव यहाँ पर SN1 में बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर पॉसिबल। बैक साइड अटैक या फिर फ्रंट साइड अटैक दोनों पॉसिबल है।
बोथ आर पॉसिबल। जबकि SN2 में क्या होता है, ओनली बैक साइड अटैक होता है। SN2 में क्या होता है, ओनली बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, है ना, ओनली बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आप में से कोई ऐसा नमूना कोई पैदा हुआ है जो अभी भी ये पूछ रहा है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो बेटा पढ़ाई छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होगा। हाँ? अगर इस वक्त तो ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, छोड़ दे बेटा। फिर भी बता देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज जो कैरी कर रहा है ना उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जो लेस इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है इसकी? स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उसका डेक्स्ट्रोलीवो या कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो भाई SN1 में आपका हमेशा फिक्स है कि रेसेमाइजेशन ही होने वाला है। क्या होने वाला है? रेसेमाइजेशन का मतलब, रेसेमाइजेशन का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ और इक्वल मोल्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि डेक्स्ट्रो लीवो अगर इक्वल बनेंगे तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो अगर डेक्स्ट्रो लीवो इक्वल बन गए तो प्रोडक्ट जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, रियल में ऐसा होता नहीं है, 50-50 एग्जैक्ट नहीं बनता, थोड़ा प्रेफरेंस रहता है डेक्स्ट्रो लीवो के लिए, बट आपके लेवल पे आप याद कर लो प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। यहाँ पर क्या होगा भाई, आपको मिलता है 100% इन्वर्जन। क्या मिलता है? 100% इन्वर्जन। दैट इज प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा बट रोटेशन ऑफ, है ना, रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट लीवो हो जाएगा, और अगर रिएक्टेंट लीवो था तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो हो जाएगा, है ना। फिर कौन सा सबस्ट्रेट प्रेफर्ड है, रिएजेंट जो आपका जो सबस्ट्रेट है वो कैसा प्रेफर्ड है? तो टर्शरी, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था ना SN1 में, टर्शरी सबस्ट्रेट इज प्रेफर्ड, और यहां पर प्राइमरी सबस्ट्रेट इज प्रेफर्ड। प्रेफरेंस भी आपको पता चल गया। फिर यहां पर सॉल्वेंट कैसा चाहिए? SN1 में आपको पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। कैसा चाहिए? सॉल्वेंट आपको पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, H+ भी देना चाहिए, पोलार भी होना चाहिए। और यहाँ पर अप्रोटिक और नॉन पोलार सॉल्वेंट आपको चाहिए। SN1 में क्या चाहिए, सॉरी SN2 में क्या चाहिए? अप्रोटिक या फिर नॉन पोलार सॉल्वेंट या लो पोलैरिटी वाला आपको सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता। बट ये इतने भी पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हो, इवन इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, ये तो वैसे 2 मार्क के लिए पूछा है, यहाँ पे अगर 3 मार्क के लिए भी पूछा तो बहुत मोर देन इनफ, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं। ओके, अगला सवाल, एक्सप्लेन प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड शोज हायर रिएक्टिविटी बाय, सॉरी, shows higher reactivity by SN1 mechanism than other primary alkyl halide। अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो बेंजाइलिक वाला उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा SN1 मैकेनिज्म में। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? तो ये आपका, अगर आप देखो प्रॉब्लम 10.4, सीधा सीधा मतलब सॉल्यूशन आपको लिख कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दी है, एक रिएक्शन दिया है, सीधा सीधा रट लो, सिंपल है। ठीक है भाई, सीधा लर्न कर लो। टेक्स्ट बुक की पेज नंबर बता देता हूँ, 223, पेज नंबर 223, सॉल्व्ड प्रॉब्लम, सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 10.4 सीधा वहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर मेरा फोकस ज़्यादा आपके रिएक्शंस और कन्वर्जन्स आपको लिखवाने में। ऑब्वियसली थियरी आई नो, आई हैव टॉट यू वेरी वेल, पहले भी बहुत बार पढ़ाया है, मार्किंग भी दी है, बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक में कहाँ है, थियरी वहाँ से लर्न करो। ठीक है ना, पेज 223 पे आपको क्वेश्चन 10.4 सीधा सीधा लर्न करना है। If any parents are watching this, please make sure that your child learns this in the manner that I am saying। ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाए आपका बच्चा, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़े, तब उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
अगर आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, अपना ही दिमाग लगा रहा है, तो आप और मैं दोनों उसको हेल्प नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो 3 ही फैक्टर्स हैं, आपको 3 फैक्टर्स ही हैं, तीनों टेक्स्ट बुक में भी एज इट इज ही दिए हुए। मैं तीनों यहाँ पे फटाक से आपको बता देता हूँ, एज इट इज टेक्स्ट बुक में दिए, वहाँ से क्या क्या आपको पॉइंट्स लिखने। तो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर प्राइमरी है तो वो SN2 प्रेफर करेगा, अगर वो टर्शरी है तो SN1 प्रेफर करेगा। ठीक है, अब इसमें घोचू जैसा क्वेश्चन मत पूछना लिख टाइप करके या मेरे को मैसेज करके कि सर सेकेंडरी का क्या, थप्पड़ मारूंगा। जाओ पहले देखो वीडियो, वहाँ पे सिखाया है कि सेकेंडरी का क्या, आपको डील किससे करना है, प्राइमरी और टर्शरी से। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर भाई इसके लिए SN2 के लिए ऑर्डर क्या है? प्राइमरी प्रेफरेबल है ना, तो प्राइमरी मैक्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और प्राइमरी से भी पहले मीथाइल, क्योंकि मीथाइल को मैं सुपर प्राइमरी बोलता हूँ, पता है ना। इस तरह से। और SN1 का ऑर्डर क्या है? तो इसके लिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मीथाइल, यानी कि उल्टा, सिंपल। ओके, मिथाइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? सेकेंड पॉइंट है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ रिएजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट मतलब रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल बनने की या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगेन SN2 और SN1 अगर अपने को ये देखना है, अपने पास ऐसे देखते हैं, अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या प्रेफर करेगा? वो SN2 प्रेफर करेगा। और अगर अपने पास वीक मैकेनिज्म, वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा? SN1। इनफैक्ट जो SN1 है ना, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर है ना, वो तो सिर्फ आपके अटैकिंग जो रिएजेंट है उसके ऊपर काम कर रहा है, बाकी उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो कार्बोकैटायन से उसको लेना देना है। और थर्ड पॉइंट, जो थर्ड आपका ये है फैक्टर जो है, वो है सॉल्वेंट। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया ना कि पोलार प्रोटिक होगा तो क्या, अगर पोलार प्रोटिक होगा तो SN1 मैकेनिज्म को ज़्यादा फेवर करेगा, और पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, अप्रोटिक और नॉन पोलर रहेगा तो फिर SN2 को ज़्यादा प्रेफर करेगा। पोलर प्रोटिक SN1, अपोलर, तो ये हमने वैसे भी तो डिस्टिंग्विश में देख लिया था, वही 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको रिपीट करके बता दिए बच्चों। चलो, एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी सीधा दे दिया, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब पूरा का पूरा ये लॉन्ग आंसर जैसा हो गया ना 3 मार्क का। क्या एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पर? आपको एक्सप्लेन करना है SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि टर्शरी है तो SN1 बोल रहा है वो, अगर यही प्राइमरी पूछता तो आप SN2 लिखते। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्वेश्चन को पढ़ना और यहाँ देखना, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में क्या हैंड रिटन लिख के दिया, देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इज इट द सेम? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वही आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा है, और मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड ये आंसर मार्क करके दिया है। जितना येलो और ग्रीन में मैंने मार्क किया है ना, उतना आप लिखो, आपका आधा मार्क भी कोई काट नहीं सकता। SN1 मैकेनिज्म है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्साइड है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर SN1, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। फिर पूरा रिएक्शन आपने लिखा। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट्स अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहला CX बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, देन न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स न्यू बॉन्ड विद द कार्बन एटम। स्टेप 1, स्टेप 2 आपने वो लिखा। सेलिएंट फीचर्स 2 स्टेप, हेट्रोलाइसिस, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर SN1 रिएक्शन अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्रोडक्ट रेसमिक होगा, ये भी बताया मैंने, रेसमाइजेशन होता है, बोथ इनएंशियोमर आर फॉर्म्ड, और रेसमाइजेशन जो है उसकी वजह से ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। खत्म, सिंपल, इतना आपको लिखना है SN1 मैकेनिज्म में।
अब आते हैं मेन डेडली क्वेश्चंस, है ना, जो आप लोगों को कन्वर्जन्स नहीं आते। कन्वर्जन्स वैसे तो सारे के सारे थियरी में सिखाए, बट एक एक कन्वर्जन सीधा सीधा लिख के दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें ना दिमाग नहीं चाटूंगा आपका, और ज़्यादा इसमें थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। क्वेश्चन उठाऊंगा, सीधा आपको बताऊंगा कन्वर्जन कैसे लिखना है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सपोज नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, पैनिक मत हो, क्वेश्चन उठाओ, लिख के लर्न कर लो, वही एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, टेंशन मत लो। चलो पहला उठाते हैं, प्रोपीन टू आयोडोप्रोपेन। तो पहला लिखना सीखो भाई, प्रोपीन कैसा लिखते हैं। तो प्रोपीन ये रहा प्रोपीन टू आयोडोप्रोपेन। आपको क्वेश्चन पहले लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब 1 आयोडोप्रोपेन बोला है ना, तो एग्जाम में आपको वो ये पूछ रहा है कि एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन आपको बनाना है, पहले समझ जाओ। अच्छा 1 आयोडोप्रोपेन, यहाँ पे मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, है ना। 1 आयोडो हिंट दिया, 1 आयोडो, इसका मतलब कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो भाई ऑब्वियसली ये क्या है, ये आपका प्राइमरी है। और आपको एल्कीन से प्राइमरी प्रोडक्ट बनाना है, तो दिमाग में एक चीज़ बिठा लेनी है, एकदम अच्छी तरह से बिठा लेनी है आपको, कि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सीधा सीधा रिएक्शन लिखता हूँ, एकदम इजीली समझ में आएगा। इसको आप 2 स्टेप में करोगे। देखो स्टेप नंबर 1 कि आपने लिया प्रोपीन, और उसको आपने HBr ऐड किया, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके साथ एप्लीकेबल है, ओनली विद HBr। किसके साथ एप्लीकेबल है, ओनली विद HBr। तो एरो पे क्या लिखा, पेरोक्साइड लिखा एरो पे। तो क्या बताया था एंटी मार्कोनिकॉफ में, जो ब्रोमीन है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो किसको मिलने वाला है, उस कार्बन को जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। शुरुआत में एक मार्कोनिकॉफ वाला भी बता दिया था, कम वाले को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा वाले को मिलता है ना। तो ये देख लो, इन दोनों में से इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास 1 हाइड्रोजन था, किसको मिलेगा, ऑब्वियसली इसको मिलेगा। सो दैट इज वाई ये, तो ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। एग्जाम में ऐसे लिखना है बच्चों, मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूँ, तुम सिर्फ इतना भी रट के भी चले जाओगे ना, भले तुमको कुछ समझता नहीं, ये एज इट इज छाप के आ जाओगे ना इतना, तो भी पूरे नंबर है, टेंशन नहीं लेना। नाम लिख देना नीचे, क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। फिर स्टेप 2, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन आपने लिया, क्या लिया आपने, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन आपने ले लिया, और इसको आप रिएक्ट करो। अब आपको क्या बनाना है, आयोडीन ना, तो इसको आप रिएक्ट कर लो NaI इन एसीटोन, जो थोड़े टाइम पहले अगेन आपको मैंने फिंकलस्टाइन तो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर बता दिया ना। तो NaI इन एसीटोन को आप लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, फिंकलस्टाइन। क्या बोलेंगे, फिंकलस्टाइन। तो क्या करेंगे, वहाँ पे ब्रोमीन हटेगा और आयोडीन आ जाएगा। बस इतना करना है, एज इट इज उठाना है, ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन लगा देना है, और ये जो है आपका NaBr जो है वो निकल जाएगा, है ना। तो NaBr आपको निकाल देना है, प्लस NaBr, खत्म हो गई बात, एकदम सिंपल प्यारा सिंपल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, चलो बढ़िया। तो ये हुआ आपका फर्स्ट वाला A। अभी B क्या बोलता है, प्रोपीन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन। अगेन अब आपने लॉजिक लगा लिया होगा, आई थिंक जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने तो 2 सेकंड में लॉजिक पकड़ लिया होगा कि भाई मेरे को B में वो क्या बोल रहा है, प्रोपीन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 नाइट्रोप्रोपेन यानी कि CH3 CH NO2 और CH3, ये 2 नाइट्रोप्रोपेन है। अगेन अगर आप देखोगे तो आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली KNO2 के साथ में नाइट्रो, है ना, और KNO2 के साथ में एल्काइल नाइट्राइट और AgNO2 के साथ में नाइट्रो एल्केन लिख कर दिया है। मैंने टेबल में सारे रिएक्शन, एक टेबल में सारे रिएक्शन लिख दिए। आप ये ढंग से अगर टेबल भी कर लो, आपके सारे रिएक्शन सॉर्टेड। आपको स्ट्राइक क्या नहीं होता कि अरे इधर से इधर बनाया, ये क्या है, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, देखो फिर से आपको फोकस ये करना है कि उसने मेरे को A to B बोला है, तो पहले मैं दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ, तरीका सीखो पहले, ठीक है, कहाँ गलती कर दो। मेरे को प्रोपीन बोला, ठीक है, 2 नाइट्रोप्रोपीन, मेरे को दोनों ड्रॉ करने आ गया। अब मेरे को याद करना है कि सर ने ऐसा कौन सा लिखवाया था कि एल्काइल हैलाइड टू नाइट्रो एल्केन, तो AgNO2 ये स्ट्राइक होना चाहिए। अच्छा एल्काइल हैलाइड टू, तो अगर मैं प्रोपीन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लूँ, फिर उसको मैं इजीली नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है। अच्छा मुझे प्रोपीन को 2 सेकेंडरी में करना है कि प्राइमरी में, अगेन सी दिस इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कंपाउंड है, तो मुझे सेकेंडरी करना, तो मार्कोनिकॉफ लगाऊंगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ, दैट्स द कैच। आप मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इस प्रोपीन को
अगर मैं HCl, HI, HBr किसी के भी साथ ऐड मतलब रिएक्ट कर लूँ, किसी के भी साथ, तो स्टेप 1 में मैं इस प्रोपीन को, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, है ना। यस, अच्छी प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। अब देखो मैं घाई में लिख रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ, फिर भी नीटली आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आपकी भी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ये रहा आपका प्रोपीन, प्लस समझो आपने HCl ले लिया। अभी इसमें एरो पे तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा आप HX की एडिशन कर रहे हो, कोई पेरोक्साइड ये वो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ लगे हो। मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या बोला है कि पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Br और H को जोड़ो, मतलब Cl और H को जोड़ो, ऐसे बताया मैंने। तो CH3 CH Cl CH3, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, CH3 CH Cl CH3, ये आपका जो 2 क्लोरोप्रोपेन आपने बनाया हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन आपने बनाया हुआ है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे AgNO2 के साथ रिएक्ट करोगे, AgNO2, है ना। क्या बनेगा, CH3 CHNO2 CH3, ये बन गया अब 2 नाइट्रोप्रोपेन। इजी सिंपल, ठीक है। समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा आंसर दिया है, लिखो, लर्न करो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, खुद का भी और मेरा भी। अगला क्वेश्चन है बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये है ना। हाँ, बेंजीन टू बाइफिनाइल ऑलरेडी बना दिया ना मैंने, ऑलरेडी बना के दिया ना बेंजीन टू बाइफिनाइल बच्चों। बेंजीन, अच्छा लिख के देता हूँ, बेंजीन बोले तो ये रहा बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये रहा ना बाइफिनाइल। मैं बताया ना चश्मा, बट मेन क्या था, बाइफिनाइल बनाने के लिए वर्ड्स करना था कि उसके लिए पहले बेंजीन को इसमें क्लोरोबेंजीन में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, बस वही एक सिंपल सी बात है कि बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डायरेक्ट क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं। हाँ, कैसे करेंगे, CCl4 के प्रेजेंस में, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं ना अपन शाना रिएक्शंस 1000 बार पढ़े, शान रिएक्शंस, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, आया बेंजीन का हैलोजिनेशन, बोलो हाँ या ना, ये है ना बेंजीन का हैलोजिनेशन। अब स्ट्राइक हो रहा होगा कि अच्छा हाँ सर आपने ये थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, राइट। बेंजीन हैलोजिनेशन, एनहाइड्रस AlCl3, खत्म। अच्छा, अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप CCl4 इन डार्क वगैरह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में एनहाइड्रस AlCl3 वैसे दिया हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट के लिए वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी आपको बताया मैंने। फिर ये जो क्लोरोबेंजीन आपको मिल गया, अब तो ये तो क्रेजी है एकदम, इजी मतलब मजाक इजी रिएक्शन है ये तो, है ना, आपको अभी सबको आता है। क्या बनेगा, ट्राई ईथर में, ये कौन सा है, फिटिग रिएक्शन, ये ना फिटिग रिएक्शन था, तो क्या बना आपका बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग, इसका नाम क्या लिखा आपने, बाइफिनाइल, इसका नाम क्या लिखा, बाइफिनाइल, सिंपल। ओके, बहुत बढ़िया, ये हुआ आपके सारे कन्वर्जन जो है इसके पहले के। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सीरियसली व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, है ना, इट इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड that has the फॉर्मूला RMgX, मैग्नीशियम से एक R लगा हुआ है, एक X लगा हुआ है, ठीक है। इसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, पहले तो कैसे बनाते हैं ये समझ लो। तो इसको आप RX यानी एल्काइल हैलाइड लेते हो, मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर में अच्छे से हीट करते हो, क्या करते हो, ड्राई ईथर के मीडियम में अच्छे से हीट करते हो। ड्राई क्यों, वही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्राई क्यों,
ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। वाई एनहाइड्रस कंडीशंस, है ना, यही वो बोल रहा है ना, राइट। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये कैसे हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत अच्छे रिएक्टिव होते हैं ये, पता ही है, हमने हर चैप्टर में यूज किया, हमको मालूम ही है ना। तो होता क्या है कि अगर हाइड्रेशन, अगर पानी होगा, समझो इफ वाटर इज इन्वॉल्व, है ना, इफ वाटर स्लैश मॉइस्चर इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, क्या होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX will react readily with it to form, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ना ये, तो ये क्या करेंगे, वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। सपोज मेरे पास CH3MgBr है और उसके साथ में वाटर उसको रिएक्ट करने को मिल गया, तो वाटर में क्या होता है H+ और OH-, है ना। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड को जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो H सप्लाई कर सके, जो क्या सप्लाई कर सके, H, तो वो CH3 और H यानी कि CH4 बन जाएगा, और ये Mg को क्या मिल जाएगा, Br तो था ही, साथ में OH मिल जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा, दो नेगेटिव चीज़ें मिल गई, बढ़िया, खुश। तो इसलिए देयरफॉर एनहाइड्रस कंडीशन, देयरफॉर क्या चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए लिटरली, आप देख रहे हो पूरा पूरा आंसर लिख दे रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या। ठीक है, अगर अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद समझो ये चैप्टर हो गया, ऐसा ही हो गया, है ना। चलो, राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन ब्रोमोबेंजीन, ये अगला सवाल है आपका, राइट। ओके, पहला है CH3COCl इन एनहाइड्रस AlCl3। मैंने 1000 बार बोला है, एनहाइड्रस AlCl3 देखते ही क्या सोचना है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सोचना है, फ्रीडल क्राफ्ट, एनहाइड्रस AlCl3 देखते ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सोचना है बच्चों। ओके, ब्रोमोबेंजीन लेना, ठीक है ना, पहला लेना है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, ये रहा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये रहा ब्रोमोबेंजीन। किसके साथ रिएक्ट करना है, CH3COCl, CH3C≡O≡Cl, इसके साथ रिएक्ट करना है। मैंने क्या बोला है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इधर से या इधर से या इधर से या इधर से या इधर से कहीं से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसकी जगह पे ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है वो आएगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसी ट्रिक अपने दिमाग में रखना कि Cl- रहेगा और ये पूरा प्लस रहेगा, जो प्लस वाला पार्ट है ना वो उठा के बेंजीन रिंग पे चिपका देना, आंसर आ गया। जो प्लस वाला पार्ट है वो बेंजीन रिंग पे चिपका देना, आंसर आ गया। एनहाइड्रस AlCl3 एरो पे लिखना ही है, भूलना नहीं है। क्या करना है, बेंजीन रिंग पे जो ब्रोमीन था वो अपनी ही जगह पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, और ब्रोमीन जो है वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो पैरा पोजीशन पे और एक ऑर्थो पोजीशन पे, है कि नहीं बच्चों, है ना। पैरा ऑर्थो डायरेक्टर ये मैंने बताया ना, कि मतलब एक पैरा पे भी वो भेजेगा एसिटाइल ग्रुप को और एक वो ऑर्थो पे भी भेजेगा, इस तरह से। तो ब्रोमीन तो अपनी जगह पे रहेगा, उसने पैरा पे भेजा और ऑर्थो पे भेजा, करेक्ट। तो 2 ब्रोमो और 4 ब्रोमो, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो एसीटोफिनॉन, है ना, एसीटोफिनॉन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 ब्रोमो एसीटोफिनॉन, राइट, 2 ब्रोमो एसीटोफिनॉन एंड 4 ब्रोमो एसीटोफिनॉन। ओके, देन यू हैव बड़ा क्वेश्चन, टेंशन लेने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से उठा के दिया, ये वाला भी सीधा सीधा टेक्स्ट बुक में से उठा के दिया है, चिंता नहीं करनी। अच्छा एक मिनट, सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड वन, हाँ सॉरी, मैंने ये वाला मिस कर दिया ना, बी पार्ट और सी पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, पहले बी पार्ट कर ले। फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में क्या रिएक्शन होगा, किसका, फ्यूमिंग H2SO4 में किसका रिएक्शन होगा, आपका ब्रोमोबेंजीन का, है ना, तो दैट इज सेकेंड वन, बी, ठीक है। तो अगेन आपके पास क्या दिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है ना, ब्रोमीन, और फ्यूमिंग H2SO4, यानी कि आपके पास H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है। फ्यूमिंग यानी कि ऑब्वियसली इसको आप हीट कर रहे हो,
अगेन H2SO4 का काम क्या है, तो आपको इसको इस तरह से लिखना है, देखो इंटेलिजेंटली आपको समझना है। H2SO4 को आपको ऐसे सोचना है कि HOSO3H है, क्या है HOSO3H, तो जिसमें OH जो है वो माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है प्लस हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग का आपका कंपाउंड का ऐसा रिएक्शन है ना, ठीक है, कैसे सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट हो गए, और नाइट्रेशन, इनमें से कुछ भी रिएक्शन अगर आपका बेंजीन रिंग का या एरोमेटिक कंपाउंड का हुआ तो क्या करना है, पॉजिटिव वाला उठा के सीधा दे मारना है बेंजीन के अंदर, सीधा उठा के चिपका देना है बेंजीन रिंग के अंदर, बस इतना करना है। तो Br जो है इसके ऊपर एक बार कहाँ लगाऊंगा, देखो फिर से सेम फंडा हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्थो पोजिशन पे, और एक बार मैं कहाँ लगाऊंगा, पैरा पोजिशन पे। अब ये कितना ईजी लग रहा होगा देखो आप, तो ये रहा और ये रहा पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो ये पैरा ब्रोमो और ये ऑर्थो ब्रोमो, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन है और ये आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ना। और ये हो गया आपका 4 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिंपल। ओके, और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन क्या है इसका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 के कॉम्बो को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो क्या करना है, नाइट्रेशन करना है कि सल्फोनेशन करना है, भाई सल्फोनेशन पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। अगेन क्या करेंगे, ब्रोमीन अपनी जगह पे रहेगा, नाइट्रो ग्रुप लगेगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। कितना इजी लग रहा है, सिंपल, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, है कि नहीं। तो ये होगा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन और 1 ब्रोमो नाइट्रो, सॉरी 2 ब्रोमो, इसमें क्या होगा 1, अच्छा दोनों नाइट्रो और ब्रोमो दोनों प्रीफिक्स वाले हैं ना, ठीक है। तो 1 ब्रोमो को देंगे और 2 इसको, तो 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन ना, क्योंकि नाइट्रो और ब्रोमो दोनों प्रीफिक्स वाले ग्रुप है, तो नंबर उनका पहले लिखेंगे फिर नाम, है ना, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो पहले नाइट्रो बाद में। चलो अगला सवाल, अच्छा सवाल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ऑन ट्रीटमेंट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 के साथ उसने रिएक्शन किया, एल्काइल हैलाइड एल्काइल क्लोराइड मिला, फिर उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट किया तो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बी मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला। कंपाउंड बी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन, ऑलरेडी बोल दिया ना, देखो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, एनहाइड्रस कंडीशन वाला। फिर और वही एल्काइल क्लोराइड सोडियम के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल ब्यूटेन दिया, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो पहले तो पूरे क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना। और ऐसा क्वेश्चन जब आपको आता है ABCD वाला, तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना जरूरी। क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप क्या करो, उल्टा करो, ठीक है। C अल्काइल क्लोराइड ना, अल्काइल क्लोराइड के, तो A है, A is giving you alkyl chloride, A is giving you alkyl chloride, ठीक है। A का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, A का फॉर्मूला दिया है C4H10O, ठीक है। तो या तो ये ईथर होगा या अल्कोहल होगा, यही पॉसिबिलिटी है, C4H10O है तो, ठीक है। अब ये अल्काइल क्लोराइड जो है ये विद सोडियम इन ड्राई ईथर, यानी कि इसका जो वर्ड्स रिएक्शन किया ना, तो ये आपको दे रहा है 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल ब्यूटेन ना, ये दे रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ,
2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, आप इसको ऐसे लिखो, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, सीधा स्ट्रक्चर ही बनाओ ना, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया, 2 पे 2 मिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल, समझ गए बात को, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन बना, बराबर, ये उसने दिया, ठीक है, ओके। अब यही अल्काइल हैलाइड, यही अल्काइल क्लोराइड जो है वो एक दूसरा भी एक रिएक्शन बता रहा है कि जहां पर वो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मुझे क्या दे रहा था, एक रिएक्शन कंपाउंड दे रहा था बी, है ना, और वो बी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो मुझे दे रहा था सी, सी जो है वो हाइड्रोकार्बन, सी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। अब वो मुझे बोल रहा है कि आप ए को भी पहचानो, बी को भी पहचानो और सी को भी पहचानो, बस यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो जरा कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ कि मैंने आपको वर्ड्स रिएक्शन में ऑलरेडी बोला है कि कार्बन नंबर डबल होता है, कार्बन नंबर क्या होता है, डबल। तो जब भी सोडियम एंड ड्राई ईथर का आप रिएक्शन देखो और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करो, उसको बीच से ऐसा काटो और आप देखो कि आपको क्या मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है आपका एल्काइल ग्रुप ऑफ द ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड, बस इतना सिंपल है। क्या मिल रहा है, एल्काइल ग्रुप ऑफ द ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी, मैं वो करेक्ट कर दूं जरा, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, वो नहीं लिखना चाहिए था, ये कभी कभी सर से भी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, है ना, इस तरह से, ओके। मैंने पहले एच लिख दिया था ना। तो आपका ये जो कंपाउंड है, तो मैंने क्या बोला आपको बच्चों, फिर से देखो कि अगर आप इस तरह से देखते हो, बीच से काट रहे हो, तो आपको जो एल्काइल ग्रुप मिल रहा है वो आपका ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल क्लोराइड में एल्काइल क्या है, टर्ड ब्यूटाइल है, ये समझ गए आप, और टर्ड ब्यूटाइल है तो फिर ये जो ए है वो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, उसने आपको बोला कि भाई ए ढूंढो। तो अब देखो इस तरह से समझो, कंसिडरिंग ए इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये मैंने कैसे आपको समझाया, कैसे जज किया, देखो फिर से, मुझे पता है ये ग्रुप, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, मैंने बीच से काटा दो पार्ट में, ये ग्रुप को ध्यान से देखो, सी CH3 CH3 CH3, टर्शरी है, टोटल कितने, 4, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, बस टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। ए को मैंने एल्काइल क्लोराइड किया, एल्काइल क्लोराइड को डबल किया, ये पूरा स्ट्रक्चर मिला, उसका आधा टर्ट ब्यूटाइल है, विच मीन्स ए वॉज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ये थे ना, ये वाला जनरल फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर दो का ही होता है, तो ए इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये अब मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ, देखो कैसा रिएक्शन दिखेगा, CH3 C CH3 CH3 OH प्लस PCl5, है ना, यही दिया ना क्वेश्चन में कि उसने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। फॉस्फोरस पेंटाक्लो PCl3 PCl5 SOCl2 याद है, अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड कन्वर्जन, याद होगा, अभी याद आ जाएगा, थायनिल क्लोराइड वाला, डार्जन मेथड बोलते थे अपन उसको, ये भी आपको करवाया हुआ है थियरी में, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया ऑप्शन, मतलब कि कंपाउंड नंबर ए जो है ये तो हो गया तुम्हारा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, मैंने अच्छे से प्यार से आपको लिख के दे दिया, ए इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब बी मैं कैसे ढूंढूंगा भाई, तो बी जो है वो टर्ट ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, क्या है, टर्ट ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि तुम ए को लेकर जो अल्काइल क्लोराइड मिला था उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो। तो ये जो अल्काइल क्लोराइड मुझे मिला था, कौन सा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, उसको मैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करूंगा, तो मेरे को CH3 CCH3 CH3 MgCl मिलेगा। ये मेरा हो गया बी, क्या हो गया, ये मेरा बी, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर मिलता है तो क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिलता है वाटर, तो वो क्या करता है कि वो सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन बना देता है।
तो इसको मिल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या करेगा ये देखो, हाँ ध्यान से, ये पूरा MgCl और OH निकल जाएगा, तो CH3CH3CH और ये H, यानी कि जो आपका हाइड्रोकार्बन बना वो क्या है CH3। आप एज इट इज, मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं अल्काइल ग्रुप को छाप रहा हूँ, टर्ड ब्यूटाइल बार बार लिख रहा हूँ, और इसको H मिला तो मैग्नीशियम को क्या मिला, तंबूरा। मैग्नीशियम को क्या मिला, मैग्नीशियम के पास क्लोरीन तो था ही, उसको OH माइनस भी मिल गया, क्योंकि ये देखो ये माइनस है ये प्लस। ओके, अब ये जो कंपाउंड बना इसको जरा आप नोटिस करिए, लॉन्गेस्ट चेन 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया ना ये, जिसको आप लोग आइसोब्यूटेन बोल सकते हो। इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC बोल सकते हो आप 2 मिथाइल प्रोपेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। ठीक है, ट्रस्ट मी, आपको कोई टीचर इतना डिटेल में लिख के पूरा लर्न नहीं करवा रहा होगा कोई भी क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इतना भी लिख के कर लो, आपको A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, खत्म। ठीक है, तो आपको क्या मिला, C is आइसोब्यूटेन, C is आइसोब्यूटेन, खत्म हो गई बात, एकदम सिंपल और प्लेन आपका आंसर आ गया बच्चों, राइट। C is आइसोब्यूटेन। लॉन्ग आंसर्स, equations for preparation of ethyl chloride using hydrogen halide, ethene and thionyl chloride, which of these methods is preferred। again ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी रिएक्शन रिपीट भी हो गया एक्चुअली अगर आप देखो तो। ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HX लेना है, तो इसमें आपको क्या बनाने को बोला, हाइड्रोजन हेलाइड है ना, इतना दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन हेलाइड लेना है, क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड, मतलब इथाइल क्लोराइड, मतलब कॉमन सेंस है कि हम लोग एल्कीन में HX ऐड करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल लगा के, यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना भी नहीं है, सिंपल एडिशन है, क्योंकि दोनों में दो दो हाइड्रोजन ही है, कहीं पे लेस और मोर है ही नहीं, तो इसमें हम लोग मैकेनिज्म भी अगर कोई पूछ लेगा हम तो बोलेंगे सिंपल एडिशन। क्या करना था, आजू बाजू इसमें क्या करना है अपने को, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और Cl को जोड़ो, एक को H दिया एक को Cl दिया, आंसर आ गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, मेक श्योर एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ऐसा करना है ना, इथीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब लिखने के नंबर मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सब लिखने के मार्क्स मिलते हैं, इसकी आदत डालो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इथीन, तो यही हो गया ना यार, इथीन से ही तो बना रहे हो, और क्या कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हैं क्या, हाँ वही इथीन है। ठीक है ना, या फिर अगर आपको HCl के साथ और एक करना था तो और एक ऑप्शन भी दे देता हूँ, जस्ट बाय द वे, बिकॉज इथीन रिपीट हो रहा है ना, इथीन रिपीट हो रहा है तो और एक ऑप्शन भी देता हूँ, ये भी है टेक्स्ट बुक में, दोनों रिएक्शन है। अगर आप C2H5OH लेते, क्या लेते, HCl, और आप एरो पे लिख देते एनहाइड्रस ZnCl2, बाय द वे HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसका नाम मैंने आपको लिखवाया बच्चों लुकास रिएजेंट। क्या नाम है इसका, लुकास रिएजेंट, है ना। इस प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस, रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट। ये ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में अल्कोहल चैप्टर में भी करवाया, HDA चैप्टर में भी करवाया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा इथीन, जैसा आपको अभी बताया, ठीक है, इथीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी क्या करोगे, ऑब्वियसली HCl ऐड कर दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे, बहुत शौक है तो मार्कोनिकॉफ रूल भी लिख देना, मार्कोनिकॉफ रूल है ना, एरो पे लिख देना मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब पूरा वर्ड लिखना, सिर्फ MR मत लिखना, अगर शौक है तो, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड। एडिशन रिएक्शन होता है ना, सीधा क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ा, H और Cl को जोड़ा, खत्म। और C क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड। व्हाट इज थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2, थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2, ये तो पता होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या करना है, थायोनिल क्लोराइड ये भी अल्कोहल के साथ ही यूज होता है, पर ये रिएक्शन प्रेफर्ड है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ में ये रिएक्शन जो है आपका ये प्रेफर्ड है, और यहाँ पर जो HCl है ना वो बाय प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए कई लोग इसको पायरिडीन के साथ भी कैरी आउट करते हैं और रिफ्लक्स हीटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिफ्लक्स हीटिंग, मतलब पायरिडीन क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है आपके जो HCl जो बनता है ना, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, बट दैट इज नॉट द मेन कंसर्न, मेन कंसर्न इज दिस दैट हियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैपेंस, OH माइनस जाएगा और Cl माइनस आएगा, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो SO2 और HCl, ये दो क्या बन जाते हैं, गैशियस। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ना, थायोनिल क्लोराइड के आंसर में
ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है आपको बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज, तो इसमें आपको मेंशन ही, क्योंकि लॉन्ग आंसर है ना, तो इसमें मेंशन करना पड़ेगा। दिस अबाउ, दिस इज कॉल्ड डार्जेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको? डार्जेंस। इसको हम लोग डार्जेंस रिएक्शन या डार्जेंस मेथड भी बोलते हैं वैसे मेनली। और प्रेफर्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। वाई एल्काइल हैलाइड के लिए ये प्रेफर्ड होता है? क्योंकि ये देखो आप गैशियस बाय प्रोडक्ट्स हैं। वाई? सिंस द बाय प्रोडक्ट्स आर गैशियस, सिंस द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस दैट एस्केप। ऐसे गैसेस हैं जो क्या हो जाते हैं? एस्केप हो जाते हैं। तो ये एस्केप होने की वजह से क्या होता है कि ये जो मेन आपका प्रोडक्ट जो है, तो देयरफॉर प्योर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो अब क्या बन जाता है? क्योंकि बाय प्रोडक्ट उड़ गए तो प्योर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, इसीलिए ये मेथड आपका प्रेफर्ड मेथड है बच्चों। समझ में आई बात? इसलिए क्या लिखा है देखो, विच मेथड इज प्रेफर्ड एंड वाई। तो आंसर ऑब्वियसली है डार्जन मेथड, थायोनिल क्लोराइड वाला। ओके, दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका लॉन्ग आंसर में? व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? स्टेट द रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेफर्ड प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ HX है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ HX। अगर ये नाम से आपको नहीं पता चलता तो आप 12वीं में पढ़ने लायक तो हो नहीं वैसे भी। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी निकालना, हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलोजन HX है ना, X, H भी निकालना है, X भी निकालना है, बस यार सिंपल है। इसको आप दूसरे किस नाम से जानते हो? इसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। एलिमिनेशन, कौन सा वाला एलिमिनेशन? इसको आप बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हो या 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हो। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब कि अगर बोर्ड्स के रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी बता रहा हूँ ताकि जो एटलीस्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समझ में आएगी कहाँ से मैं आपको ये रिलेट करवा रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसका नाम है ये। ओके, देन रूल क्या है? रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग, रूल फॉर प्रेफर्ड प्रोडक्ट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जैसे HX है हाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल था, वैसे इसके लिए डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हमारे पास एक ही रूल है। मैं आपको बहुत बार वो रूल सिखा चुका हूँ, जिसका नाम है सेट-ज़ेफ रूल। क्या नाम है बच्चों? सेट-ज़ेफ रूल। व्हाट इज द रूल? यू हैव टू राइट द रूल। हाँ, द रूल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे देखो आपको मार्क भी करके दिया है, ठीक है ना, पेज नंबर 225 आई थिंक सो आपके टेक्स्ट बुक का। हाँ, दैट इज 225 पे मैंने सीधा मार्क करके दिया। यहाँ से उठा के सेट-ज़ेफ रूल लर्न कर लो, लिख लो सीधा। क्या है? इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। इसको मैंने सिंपल भाषा में ऐसे बोला था कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे याद रखो, है ना। तो क्यों? सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली स्टेबलाइज एल्कीन। तो यहाँ पे सेट-ज़ेफ रूल हो गया, आप सेट-ज़ेफ रूल का आपने स्टेटमेंट लिख लिया। अब नेक्स्ट दो क्या है इसी क्वेश्चन में कि आपको दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, मतलब इतना इजी। ठीक है, CH2 CH3, ठीक है ना, CH3 C CH3 Cl CH2 CH3, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये बेसिकली क्या है? ये टर्ट पेंटाइल क्लोराइड है, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, है ना, इस तरह से। ओके, ये हुआ आपका, एक सेकेंड, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड है। क्या करने वाले हो? इसका आप एलिमिनेशन करने वाले हो, और एलिमिनेशन के लिए एक ही रिएजेंट है आपके पूरे इसमें, क्या? अल्कोहलिक KOH। 1000 बार, शायद लाख बार बता चुका हूँ, एक्वस KOH फॉर सब्सटीट्यूशन, अल्कोहलिक KOH फॉर एलिमिनेशन। फिर से देख लो, एक्वस फॉर सब्सटीट्यूशन, अल्कोहलिक फॉर एलिमिनेशन। अब बताओ कि यहाँ से हैलोजन तो निकालना ही है ना, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ से लेना है? मैंने बताया मेजर के लिए हैलोजन जिसके पास कम है। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, बाजू में इसके पास 2 हैलोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है। तो हैलोजन तो यहाँ से ले लोगे, हाइड्रोजन यहाँ से लोगे तो मेजर, यहाँ से लोगे तो माइनर। तो दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे आपको, एक मेजर भी दिखाना पड़ेगा, एक माइनर भी दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये पहले मैं आपको मेजर प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो मैं क्या किया, CH3 CH CH3। बच्चे कहाँ गड़बड़ करते, आप यहाँ से यहाँ उठा के कॉपी नहीं कर पाते हो, बताओ। यहाँ से यहाँ उठा के सीधा कॉपी करना है और जो चेंजेस किए बस वो लिखना है। जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ से क्लोरीन हटाया ना, तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एक H हटाया था, तो वो भी नहीं लिखना है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ कुछ छेड़ा मैंने नहीं। और जो बॉन्ड है मतलब कंप्लीट करने के लिए क्या किया, जब एलिमिनेशन किया तो डबल बॉन्ड लिख दो। इसका नाम क्या हुआ बताओ, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये कैसा है, माइनर है कि मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो माइनर भी लिखना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। माइनर में क्या करेंगे आप कि क्लोरीन यहाँ से निकालेंगे और हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। तो CH2, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला था ना, CH3, यहाँ से क्लोरीन निकाल दिया था, CH2 CH3, और जहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों निकाले थे वहाँ पे क्या डाल दिया, डबल बॉन्ड। नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट। देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि 1 इन। क्लियर, एकदम बढ़िया। अगला वो बोल रहा है क्या, 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बाप रे, लंबा चौड़ा का नाम दे दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेन। फिर 2 पे 3 पे ब्रोमो, 2,2,3 पे मिथाइल, तो 3 पे ब्रोमो, 3 पे एक मिथाइल है, 2 पे एक मिथाइल है और 2 पे एक मिथाइल है। इस तरह से 2 और 3 पे मिथाइल और 3 पे ही ब्रोमो भी है, ठीक है। अगेन इसको आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, आप KOH अल्कोहलिक के साथ में इसको रिएक्ट करोगे। ओके, क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। सेम लॉजिक लगाएंगे, पहले इधर से अच्छा ये भी बता देता हूँ तो फिर गड़बड़ करोगे कि ये इधर CH3 CH2 C और C। अगर देखें तो इधर से ब्रोमीन निकालेंगे। अब हाइड्रोजन को ध्यान से देखना, ब्रोमीन आप निकालोगे तो एक बार तो ये यहाँ से ब्रोमीन निकाल दिया, और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, और एक बार आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया। सो एक बार आपने ब्रोमीन तो चलो यहाँ से निकालना ही है आपको, ओके। तो यहाँ से एक बार हाइड्रोजन निकालेंगे, या तो ब्रोमीन यहाँ से निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो अगेन 2 पार्ट्स। अगेन अगर आप देखो तो दोनों साइड पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों, आई थिंक ऑन बोथ साइड यू आर गेटिंग व्हाट, यहाँ पर आपके पास, बिकॉज दिस कार्बन डज नॉट हैव an alpha hydrogen, so you have to remove from here, which means you have to get CH3, sorry color, CH3 C CH3 CH3, no sorry, then you have CH double bond CH CH3. Made slide this thing error in writing, matlab not error actually, I have written the correct structure only, but we write it this way that it becomes easier for you to understand, ठीक है। अपन ऐसा लिखते हैं ना, तो ब्रोमीन के बाजू में यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रोमीन यहाँ से लेगा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेजर बनेगा ना, क्योंकि इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी सबके पास 3-3। एक तो ये हो गया ऑप्शन, और दूसरा ये ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो मेजर और माइनर फटाफट लिख लेते हैं, बाकी आप एज इट इज लिखोगे स्ट्रक्चर को, CH3 CH3 CH3, ठीक है। फिर C, इसमें Br भी नहीं है और दूसरे वाले में H नहीं है, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, है ना। देखो मैंने क्या किया, फिर से देख लो, यहाँ से Br निकाला, यहाँ से H निकाला, तो जहाँ पे मैं Br और H निकाल रहा हूँ वहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया। इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ था, इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, CH3, देखो बस, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 पेंट, है ना। और 1 2 सेकंड नंबर पे पेंट 2 इन है, ये सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ गया, पेंट 2 इन। और 1 2 3 पे एक मिथाइल है और 4 पे, तो 3,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन, 3 4 4
ट्राईमिथाइल पेंट 2 इन। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका, पहले वाले मेजर प्रोडक्ट का। ये किसका हुआ, मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हुआ, है ना। और माइनर का भी देख लेते हैं कि सेम आपका एज इट इज स्ट्रक्चर ये है। पूरा क्यों बनाओ, फिर से समझ गए ना आप। इधर ब्रोमीन और इधर से एक निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला ना एक, तो डबल बॉन्ड CH2, बाकी मेरा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा नोटवर्दी पॉइंट ये है देखना कि आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपकी डबल बॉन्ड इस लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देंगे नाम लिखने में, तो ये आपकी ब्यूट 1 इन हो जाएगी, है ना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। और ब्यूट 1 इन में सेकंड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए। तो यहाँ पे ऐसा आएगा 2, सॉरी कलर का मेरा बहुत वांदा है, सॉरी, हाँ, 2 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। बच्चों ब्यूट 1 इन, ये आपका बना स्ट्रक्चर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा सवाल। ये माइनर हो गया, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। मेजर और माइनर लिखना मत भूलना। ओके, आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है शायद से ये जो अभी हम कर रहे हैं। यस, ऑब्जर्व द कंपाउंड्स गिवन बिलो एंड गिव द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक उन्होंने ब्रोमोबेंजीन बना के दिया और एक आपको ब्रोमो इथेन बना के दिया है। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ये है, तो 1 जो है, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है इज ब्रोमोबेंजीन, है ना, स्ट्रक्चर नंबर 1 इज ब्रोमोबेंजीन। इसका टाइप क्या है, टाइप, तो टाइप है ये एराइल हैलाइड। टाइप क्या है इसका, एराइल हैलाइड। कॉमन नोमेनक्लेचर में एराइल हैलाइड हो गया, है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन लगा हुआ है। या हेलो एरीन, अगर मैं IUPAC में बोलता तो हेलो बेंजीन, है ना, ब्रोमोबेंजीन हेलो एरीन, टाइप हो गया ये इसका। तो टाइप मैं लिख देता हूँ, है ना, हेडिंग में यहाँ पे। और 2 क्या है, 2 है आपका 2 इज इथाइल ब्रोमाइड, है ना, 2 इज इथाइल ब्रोमाइड, जिसको आप अगेन एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम में या हेलो एल्केन भी बोल सकते थे IUPAC में। ये भी ठीक है, ठीक है। अगर ये आइडेंटिफाई करने नहीं आता तो प्रॉब्लम है ना यार, आपको समझेगी नहीं। तो इतना नहीं तो कम से कम यही क्वेश्चन एज इट इज़ रट के जाना, कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, ठीक है, एज इट इज़ रट के चले जाना। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में आने वाला है एग्जाम में। कुछ नहीं समझा तो एटलीस्ट ये तो बोलोगे कि चलो सर ने लास्ट में ऐसा करवाया कि वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो एटलीस्ट मैं लर्न करके या मेरे को अच्छे मार्क्स आए, उतना तो थैंकफुल फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करोगे, है कि नहीं। चलो, मतलब मैं आपको ग्रेटिट्यूड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका भला हो जाए इसलिए बोल। नेचर ऑफ CBr बॉन्ड, है ना, नेचर ऑफ CBr बॉन्ड। अगेन ये दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन कंपाउंड 1 अगर आप मैं देखूँ, इन कंपाउंड 1 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो भाई बेंजीन रिंग का कार्बन है, तो CBr बॉन्ड इज, नहीं ऐसे मत लिखो, CBr बॉन्ड मत लिखो, ऐसे लिखो, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिंस इट इज पार्ट ऑफ, सिंस इट बिलोंग्स टू बेंजीन। इसमें कार्बन किसको बिलोंग करता है, बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है ना, ओके, बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है। और इनका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देगा। तो इसलिए क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये ऑलरेडी एक्स के पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया मैंने कि एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से कम क्यों होती है, ये आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज लिखा हुआ है ना। सेम मैंने यहाँ पर भी लिख के दिया आपको, 2 CBr बॉन्ड। तो यहाँ पर CBr बॉन्ड को क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब एक पूरा बॉन्ड है और एक थोड़ा सा डॉटेड लाइन आपको देखने मिलता है बिकॉज ऑफ
ड्यू टू रेजोनेंस of the lone pair of bromine with the benzene ring, है ना। बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन के लोन पेयर क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। कंपाउंड 2 में क्या है भाई, कंपाउंड 2 में यानी कि ब्रोमोइथेन में क्या है बच्चों, ब्रोमीन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कैसा को बॉन्डेड है वो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को बॉन्डेड है। हेंस CBr बॉन्ड इज हाईली पोलर, हाईली बोल नहीं सकते, हाईली नहीं बोलेंगे, बट पोलर बॉन्ड इज पोलर। पोलर का मतलब कि ब्रोमीन इज डेल नेगेटिव एंड कार्बन इज डेल पॉजिटिव, इसके से पोलैरिटी है बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है लेकिन अच्छी खासी क्या है, पोलैरिटी है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। और लास्ट क्या बोलता है वो, विच ऑफ दिस कंपाउंड विल अंडरगो एक्वस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एक्वस एल्कलाइन, एल्कली का मतलब, एल्कली सोच के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, KOH, NaOH और KOH दो ही आता है, और एक्वस KOH इज फॉर सब्सटीट्यूशन, है ना, और अल्कोहलिक वाज फॉर एलिमिनेशन, याद है ना। और अभी थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन किया कि एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लो है और अल्काइल हैलाइड की ज़्यादा है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बोलूँगा मैं, कंपाउंड 2 will undergo aqueous alkaline hydrolysis easily. Why? Because same reason, वही रीजन वो क्वेश्चन का, क्या कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव, अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव, वही सेम रीजन उठा के यहाँ पे चिपका दो। एग्जाम्पल आपको रिएक्शन, राइट अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऐसा लिखने बोला उसने। मतलब इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH एक्वस, ये नहीं लिखा तो पूरा 0। फिर ये मत पूछना सर पूरा तो लिखा था मैंने, मेरे को मार्क्स नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा तुमको अगर एक्वस नहीं लिखोगे तो, ठीक है। वो मार्क्स डिजर्व भी नहीं करते हो अगर इतना बेसिक नहीं लिख के आओगे तो, ठीक है ना। एक्वस और अल्कोहलिक लिखना ही है KOH के साथ, ये जो बच्चा नहीं लिख रहा वो मतलब कुछ नहीं उसको आ रहा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, लिटरली एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक, MCQ के आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में छापे हुए, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मेरी दी हुई PDF में भी अवेलेबल है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख कर सॉल्व करके दे दिए। समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहे, उठाओ पूरा वीडियो जैसे स्टार्ट टू एंड देखो, लर्न करो अभी का अभी, और चैप्टर उड़ा दो, खत्म करो। मेरा वीडियो पता नहीं 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी बन रहा है उतना पढ़ो, उड़ा दो, खत्म करो, ठीक है। ऐसे करके अपन बाकी भी ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स फटाफट रिवाइज और लर्न कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमेशा हमेशा पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।